Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारा पर्यावरण बुक का चैप्टर नंबर 3 रीड कर रहे थे हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा, भूकंप के बारे में जानकारी हासिल की और हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा। और बेटा कल के वीडियो में हमने नदी के कार्यों के बारे में बात की थी कि नदी से किस किस प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। आज हम बात करेंगे समुद्री तरंग के कार्य। किसके बात करेंगे हम? समुद्री तरंग के कार्य कि समुद्र की तरंग के द्वारा कौन कौन से पृथ्वी पर या समुद्र में कौन कौन सी स्थल आकृतियां बनती हैं। तो बेटा देखिए पहले, या मान लीजिए समुद्र के बीच में कोई चट्टान है, ठीक है, लगातार समुद्र का पानी इससे टकरा रहा है और इसके बीच में एक दरार पड़ गई, ठीक है, दरार पड़ गई, लेकिन पानी तो अभी भी टकराता ही चला जा रहा है और धीरे धीरे ये दरार गहरी होती चली गई। जब ये गहरी होती चली गई तो इसने एक गुफा का रूप ले लिया, अंदर एक खोखला पार्ट हो गया। तो इस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं समुद्री गुफा। ये हो गई आपकी समुद्री गुफा। लेकिन अभी भी क्या हुआ, अपरदन तो लगातार हो रहा है, समुद्र की लहरें अभी भी टकरा रही हैं। तो क्या हुआ, ये जो गुफा बनी थी ना, ये आर पार हो गई। धीरे धीरे जो गुफा बनी थी, पानी टकराता गया, गुफा गहरी होती चली गई और वो हिस्सा जो था वो आर पार हो गया, ठीक है, आर पार हो गया। तो उस आर पार वाले भाग को हम बोलते हैं, मीन्स यहाँ से आर पार निकल आया, बिल्कुल खाली रास्ता हो गया, उसे हम बोलते हैं तटीय मेहराब। क्या कहा जाता है उसे? तटीय मेहराब। फिर क्या हुआ, लगातार अभी भी क्या हो रहा है कि अभी भी अपरदन चलता जा रहा है, रास्ता आर पार हो गया, लेकिन छत अभी बच रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये छत भी गायब हो गई और ऐसे दो दीवारें रह गई, ठीक है। तो इन दीवार की तरह जो आकृति है इसे हम स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? स्टैक। तो चलिए देखिए, आज हम देखते हैं समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती हैं, जिससे दरारें विकसित हो जाती हैं और समय के साथ साथ ये दरारें इतनी बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं कि ये गुफा का रूप ले लेती हैं। इसे ही हम समुद्री गुफा कहते हैं। दरार बड़ी होती चली गई, गहरी होती चली गई, अंदर रास्ता बन गया और वो एक गुफा बन गई। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, ठीक है, जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। ऊपर सिर्फ छत बच गई और पूरा आर पार हो गया, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। देखिए बेटा, इस पिक्चर में देखिए, पूरा का पूरा रास्ता आर पार हो गया। तो इसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन, लेकिन अभी भी अपरदन लगातार हो रहा है, शैलें टकरा रहे, शैलों से समुद्र की लहरें टकरा रही हैं और वो धीरे धीरे अभी भी कट रही है। तो क्या हुआ, जो छत थी वो छत भी टूट गई। अब क्या हुआ, सिर्फ दो दीवारें सी बच गई। तो ये जो दीवार जैसी आकृति है इसे हम स्टैक कहते हैं। देखिए आपके डायग्राम में भी दिखा रखा है स्टैक। ये देखिए, ये हो गया आपका स्टैक। ये देखिए, ये आपका स्टैक बन गया, ठीक है। समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को हम समुद्री भृगु कहते हैं और समुद्री तरंगे जब किनारों पर अवसाद जमा कर लेती हैं तो उसे समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। मतलब समुद्री तरंगों पर जब अवसाद जमा होता है तो उससे क्या कहते हैं हम? समुद्री पुलिन कहा जाता है। आगे देखिए अब हिमनद के कार्य। इसके बाद हम बात करते हैं हिमनद। हिमनद क्या है? बर्फ की नदी। मतलब इसमें वाटर तो नहीं है और बहुत ज्यादा वहां पर टेम्परेचर जो है लो है, इसके कारण पूरा का पूरा पानी उस नदी का जम गया है। तो बर्फ की नदियां हैं जिसे हम हिमनद कहते हैं। अब हम हिमनद के कार्यों के बारे में बात करते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करता है। मतलब जब नदी में जो बर्फ है जब वो खिसकती है तो उसके नीचे जो पत्थर हैं वो भी अपरदित होते हैं, पत्थर घिसता चला जाता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है, गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में जब बर्फ पिघलती है तो इन गर्तों में, इन गड्ढों में पानी भर जाता है और वो एक सुंदर झील बनाते हैं। ठीक है, हिमनद के द्वारा लाए गए
पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े शैल के टुकड़े, रेत एवं तलछट मिट्टी को निक्षेपित करते हैं और हिमनद यानी कि हिमोड़ का भी निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं पवन की कार्य। पवन क्या है आप सभी को पता है, ठीक है। पवन क्या होती है? क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? रेगिस्तान में आपने बालू की टीबे देखे, ऐसे ऐसे बालू की जो रेत है वो इकट्ठी हुई होती है। क्या होता है जब हवा तेज गति से चलती है रेगिस्तान में तो अपने साथ बहुत सारे रेत को बहा कर ले जाती है, बहुत सारे रेत को बहाती है, लेकिन जैसे ही हवा का बहाव कम हो जाता है वो सारी की सारी रेत को एक साथ गिरा देती है, तो वहां पर एक छोटी सी पहाड़ी बन जाती है जिसे हम बालू टीबा कहते हैं। देखिए ये बालू टीबे का चित्र बना हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये बालू के टीबे का चित्र बना हुआ है यहाँ पर। देखिए रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कार्य है। रेगिस्तान में आपने छत्रक के आकार के शैल देखे होंगे, ठीक है। रेगिस्तान में पवन के कारण ही अपर्दन होता है क्योंकि पेड़ पौधे तो वहां पर है ही नहीं, बारिश भी कम होती है, तो जल के कारण भी अपर्दन कैसे होगा? सिर्फ हवा के कारण होता है। और वहां पर जो शैले हैं वो छत्रक के आकार की होती है। बालू टीबे तो बनते ही बनते हैं, शैल भी छत्रक के आकार की होती है। छत्रक मतलब जैसे कि छाता, ठीक है, ऐसे। अब क्या होता है, अब जो छत्रक के आकार की है तो आप देख रहे हैं इसका जो नीचे का बेस है, जो आधार है वो कम चौड़ा है, जबकि इसका ऊपर का हिस्सा ज्यादा चौड़ा है। तो इसने एक छाते का रूप ले लिया, ऊपर से ये चौड़ी है और नीचे से ये भीड़ी है। कैसे बनती है? इन्हें छत्रक शैल कहा जाता है क्योंकि पवन ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। जब हवा चलती है तो ऊपर के भाग को कम करती है और नीचे के भाग को पूरा कट करती है। मान लीजिए ये पूरी की पूरी शैल थी, अब पवन ने काटना शुरू किया तो नीचे के भाग को कट करती जा रही है, जिसके कारण नीचे का भाग कम चौड़ा होता चला जा रहा है और वो एक छत्रक का रूप ले लेता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इसके आधार संकीर्ण मतलब कम छोटे हो जाते हैं और इसके शीर्ष विस्तृत हो जाते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है और जब पवन का बहाव रुक जाता है तो वे वहां पर रेत को गिराकर एक छोटी सी पहाड़ी बना देती है, जिसे हम बालू के टीबे कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था बालू के जो कण हैं बहुत ही महीन होते हैं, हवा उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है और ये किसी जाकर एक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं। उस क्षेत्र को हम लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए गए हैं। देखिए आप ये रेगिस्तान में ऊंट बहुत पाए जाते हैं, देख रहे हैं आप, ये ऊंट का पिक्चर बना हुआ है, दिखा बेटा आपको? ये ऊंट की पिक बनी हुई है। ये रेगिस्तान में आपके बालू के टीबे बने हुए हैं। रेगिस्तान में एक तो बालू के टीबे बनते हैं और यदि शैल हो तो ज्यादातर जो शैलें हैं वो छत्रक के आकार की या मशरूम के आकार की होती हैं, क्योंकि जो हवा है उसके निचले भाग को ज्यादा काटती है ऊपर की भाग की बजाय, जिसके कारण नीचे का भाग संकीर्ण हो जाता है और ऊपर का शीर्ष उसका चौड़ा रह जाता है। तो ये तो थे पवन के कार्य। हिमनद के कारण भी आपने देखा कि वो गोलाश में मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित करती है, गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है जिससे सुंदर झीलें बनती हैं, और समुद्री तरंगों के द्वारा भी बहुत सी आकृतियां बनती हैं, जैसे समुद्री गुफा का निर्माण हुआ है और तटीय मेहराब बना, स्टैग बना, समुद्री पुलिन का निर्माण हुआ। तो बेटे यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, ये चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग हो जाती है। तो आप इसे अच्छे से लर्न कीजिए। ओके।